नमस्कार, मी दीपक पाठक आणि तुम्ही पाहतात आझाद मराठी. आपण सध्या कोलकात्यामध्ये आहोत आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचं जोरदार घमासान सुरू आहे. या सगळ्या निवडणुकीमध्ये सध्या काय सुरू आहे, ग्राउंड लेव्हलला कुठल्या मुद्द्यांवरनं निवडणूक लढवली जाते, ॲक्च्युली लोकांचे प्रश्न काय आहेत, या सगळ्याबाबत आपण चर्चा करणार आहोत. माझ्यासोबत वरिष्ठ पत्रकार शीना शिखा शिखा मुखर्जी आहेत. सॉरी, स्वागत है मैम जी। मैंने जैसे कि कहा कि ग्राउंड लेवल पर अभी क्या चल रहा है, इलेक्शंस चल रहे हैं। जबरदस्त टक्कर की लड़ाई चल रही है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ बीजेपी का ये कैलकुलेशन है कि इस बार वो जीतेंगे। यानी हालांकि पिछली बार भी उन्होंने 2021 साल में कहा था कि 200 सीट उनको मिलेंगी, लेकिन फिर भी टक्कर तो है क्योंकि इस बार बीजेपी ने बहुत सारी कोशिश 5 साल से तो लगातार तैयारी किया है। एक दूसरा है कि ये जो एसआईआर प्रोसेस है, यानी कि इलेक्टोरल रोल डिवीजन, इसका जो प्रोसेस है उसमें से बीजेपी समझती है कि उसको बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि एक तरफ लोगों का नाम कट जा रहा है और दूसरी तरफ वो एक आइडेंटिटी, बीजेपी की जो खासियत है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, इसका जो बंटवारा का पॉलिटिक्स है वो एसआईआर के साथ जुड़ गया है। तो उनको ज्यादा काम करना नहीं हुआ है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो अपने आप एसआईआर में लोगों को बहुत ही क्या कहते हैं इन्वॉल्व कर दिया है। और दूसरी तरफ ममता की एंटी इनकम्बेंसी पे वो जोर दे रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ करप्शन है, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ नहीं बोल रहे हैं वो है ममता का एक्चुअल कोर स्ट्रेंथ। अच्छा, यानी कि उनकी वेलफेयर स्कीम्स जो बहुत ही महिला सेंट्रिक है और इसीलिए हम जो अब जो सवाल उठ रहे हैं वो है कि 91 लाख को आपने डिलीट कर दिया, उसमें से 57 लाख है महिला। अच्छा, यानी कि अगर मुसलमान वोटर और महिला वोटर को आप 91 लाख को आप हटा दें तो साधारण रूप से लगता है कि ममता को ये बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा बीजेपी वाले मान रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो डिलीशंस हुई हैं ये लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नतीजा है। यानी कि आप जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आप, वो भी बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नदिया डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो नदिया में ये एक मतवा करके संप्रदाय है जो हार्डकोर बीजेपी के वोटर्स बन गए थे फ्रॉम 2016। इनका नाम डिलीट हो गया है क्योंकि वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ के नागरिक हैं। अच्छा, यानी कि एसआईआर के हिसाब से, हालांकि वो है यहाँ पे तो उनका जो अनसर्टिनिटी उनको, क्योंकि उनको बीजेपी ने कहा, बकायदा कैंप खोल के बीजेपी ने उनसे कहा था कि आप सीए के लिए अप्लाई कीजिए, आपको हम तुरंत सीए दिलवाते हैं, लेकिन सीए प्रोसेस तो इस तरह से होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है और वो आगे भी नहीं जल्दी से बढ़ता है। तो उससे लोग बहुत, नदिया में ये एक चरित्र है, नदिया के मुसलमानों को जब डिलीट कर दिया है तो वो दूसरा एक चरित्र बनता है, लेकिन मुसलमान को डिलीट करने से बीजेपी को तो फायदा तो नहीं हो रहा है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम वोटर्स बहुमत में है, 50% एंड ओवर, वहां पे वो आप डिलीट कीजिए या ना डिलीट कीजिए उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वोट तो उन्हीं के पास है, बैलेंस ऑफ वोट उन्हीं के पास है, वो तो जीतेंगे क्योंकि वो जिसको भी वोट दे वो जीतेगा। तो ये एक वन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है। दूसरा है जहाँ पे मुस्लिम वोट्स का संख्या जो है
वोट शेयर जो है वो कम है, वहां पे काट मुस्लिम वोट डिलीट करने से अच्छा वो इम्पैक्ट करेगा और ममताज वोट। और यहाँ पे एक बहुत बीच में से बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि हुमायूं कबीर करके जी जी जी, एक शख्स, वीडियो वायरल हो गया हाँ उनका। हाँ, जी वो तो बाद में हुआ, लेकिन वो उन्होंने बाबरी मस्जिद के जी, लिए बहुत सारा न्यू भी रखी। पैसा इकट्ठा किया, फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया। तो ये हुमायूं कबीर फैक्टर एक फैक्टर बन गया, अच्छा, यानी कि हमारे मीडिया में फैक्टर बन गया। ग्राउंड लेवल पर क्या है रियलिटी? रियलिटी है कि उनका जो प्रभाव है वो बहुत 2-3 कंस्टिट्यूएंसीज में है और मुर्शिदाबाद में है। और जो बंदा 3-4 पार्टी बदल के आया है, क्या उसकी विश्वासार्हता है वहाँ पे? भरोसा है लोगों को? ना, भरोसा तो नहीं है। एमआईएम वाले उनके साथ थे, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी है। हाँ। उसका रेपुटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम एमआईएम के खिलाफ तो वैसे ही लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वो हुमायूं कबीर हो या फिर एमआईएम हो, जो तृणमूल वाले हैं वो बीजेपी की उन्हें बी टीम बताते हैं, बीजेपी वाले उनको बी टीम बताते हैं, कांग्रेस वाले इन दोनों की बी टीम ऐसे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वोट काटने का काम कौन सा पार्टी सबसे ज्यादा करने वाली है? शायद कांग्रेस और सीपीएम शायद। अच्छा। और इसका कारण मैं बोलती हूँ। एक तो है कि कांग्रेस ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एटलीस्ट 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें से आप 10 को मोर कॉन्सेंट्रेटेड वे उन्होंने बहुत कोशिश किया है पिछले 5 साल में वहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन और अपना सपोर्ट रीबिल्ड करने का, क्योंकि उनको तो रीबिल्ड करना पड़ता है। वो मालदा और मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है। और सीपीएम ने करीब 70,000 बैठक किए। किस तरह के बैठक? किस तरह? छोटे छोटे बैठक, बड़े बड़े बैठक, मतलब अपने संगठन को मजबूत करने के, संगठन को मजबूत करने का, ग्रास रूट लेवल पे कांटेक्ट उनका फिर से बढ़ा, फिर से जोड़ने का। तो ये जो वोट है, हालांकि कांग्रेस, ये सब हम और अपने साथ और जो चर्चा करते हैं, ये सब इलेक्शन, हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस को कुछ सीट मिलने वाला है इस बार। मतलब पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जीरो था जी, मैं वही बोल रहा हूँ। जीरो से अब कुछ जो भी मिले वो पॉजिटिव है, वो तो प्लस ही है। अच्छा। तो सीपीएम का भी वही हाल है जी। सीपीएम को शायद 1 या 2 सीट मिल सकती है, लेकिन वोट शेयर उसे अगर ज्यादा मिलती है तो ये उनका जो वोट शेयर है वो तो बीजेपी के पास चला गया था। अच्छा, ये वोट काटने का काम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखिए, बीजेपी का वोट शेयर वाज 10% in 2016. जी। It went up to 30% in the 2019 election. ये जो इंक्रीज है, ये कहाँ से आई? तृणमूल के पास से तो नहीं आई, क्योंकि तृणमूल की भी तो वोट्स बढ़ गई हैं। तो आई थी तो कांग्रेस और जो लेफ्ट सीपीएम, जी, सीपीएम और कांग्रेस से वो वोट्स आई थी जी। तो ये जो वोट्स आई हैं वो अगर किसी इवन टू सम एक्सटेंट 2 to 5% अगर वापस आ रही है तो इसका मतलब बीजेपी को नुकसान है। अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो हर जगह पे बीजेपी ये करती है कि कई सारे अपोजिशन की जो पार्टीज है उनमें से कई सारे नेताओं को अपने पक्ष में लेती है, उनको टिकट दिया जाता है। कर तो रही है। हाँ, बीजेपी यहाँ पर क्या किया है बीजेपी? रिसेंटली देखिए, वो 2021 के पहले उन्होंने मास स्केल पे किया जी, था। जी। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एक थे शख्स जिसको उन्होंने लिया था अपने साथ। उसके साथ करीब 25 से 30 लोग लीडर्स आ गए थे और उनके साथ साथ संगठन भी आया था। तो बीच में से जो किया है तृणमूल ने पिछले 5 साल में,
बीजेपी ने इन 2021 बीजेपी को 77 सीट्स मिले थे। आज उनकी जो स्ट्रेंथ है असेंबली में वो 65 है, यानी कि उनके धीरे धीरे से उन्होंने अच्छा वोट 12 सीट या वो हार गए हैं या छोड़ गए हैं या उनसे वो उन्होंने छीन लिया है या उनके लीडर्स को वापस ले लिया है। तो इस तरह से वो जो जोड़ तोड़ का जो राजनीति है वो तृणमूल भी काफी माहिर है। अच्छा, सिर्फ बीजेपी ही दोनों माहिर पार्टी सेम है? सेम। अच्छा, इस मामले में देखिए कुछ दिन पहले प्रतीकुर रहमान करके एक लड़का सीपीएम का बहुत ही यंग एंड प्रॉमिसिंग लीडर इन साउथ 24 परगना, उसको उन्होंने तृणमूल ने टीएमसी ने वो टीएमसी ज्वाइन कर। तो ये तो ऑर्गेनाइजर है जी, ये ग्रास रूट लेवल वर्कर है, यंग लीडर है, मेहनत करेगा, लॉन्ग टर्म का सोच के लॉन्ग टर्म में सोच के उन्होंने लिया है जी। उसी तरह से उन्होंने एक और को लिया है, वो तो स्टेट कमेटी सीपीएम के स्टेट कमेटी की लीडर था, यूथ लीडर था, फिर ट्रेड यूनियन लीडर बना, फिर वो स्टेट कमेटी लीडर बना, ऋतुब्रतो बैनर्जी, उसको तो ले लिया जी। मैडम अभी यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है जो है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी ऐसे चल रही है, लेकिन बीजेपी के पास अब अभी कल अमित शाह जी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन उन्होंने सीएम कौन बनेगा इसके बारे में कुछ खुलकर बात नहीं की, बस बताया कि बंगाल से ही होगा। ऑब्वियस अभी बंगाल से ही होगा, अभी वो बाहर से तो कोई ला नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ऐसे खुल के बात नहीं की। एक तरफ ममता बनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व लोगों के सामने है, लेकिन बीजेपी ये कर नहीं पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही? क्या यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी की? देखिए बीजेपी के पास इस तरह लीडर आपके छोटे मोटे लीडर्स में से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे थे, नेशनल लेवल पे, लेकिन उस तरह का संगठन तो बीजेपी के पास था ही नहीं पहले। 2016 साल के पहले उनके पास इतना बड़ा संगठन भी तो नहीं था कि वो लीडरशिप को ग्रूम करके बढ़ा के मजबूत करके वो सामने लाए। जैसे मैंने कहा कि ऋतुब्रतो को उन्होंने तृणमूल ने ले लिया, लेकिन ऋतुब्रतो पहले स्टूडेंट लीडर था, जैसे प्रतीकुर था स्टूडेंट लीडर था, फिर ऋतुब्रतो बिकेम ट्रेड यूनियन लीडर, एमपी बना, स्टेट कमेटी में गया, सेंट्रल कमेटी का शायद तो बन गया था। तो उसका तो इतना सारा ट्रेनिंग है, इतना सारा एक्सपीरियंस है। बीजेपी के पास वो ट्रेनिंग और वो लोग उन्होंने बनाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एबीवीपी है नहीं, उनकी ट्रेड यूनियन है नहीं। अच्छा, तो कहाँ से लीडरशिप आएगी? अच्छा, सिर्फ वो प्रचारक के हिसाब से और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और लव जिहाद के पीछे चर्चा करेंगे और ये करें उससे, लेकिन आपका जो वो मजबूत लीडरशिप है वो पश्चिम बंगाल में तो बनता नहीं है, क्योंकि आपको कोई मूवमेंट के अंदर से आना पड़ेगा। ममता स्टूडेंट मूवमेंट, महिला मूवमेंट, ज्योति बासु ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बुद्धदेव भट्टाचार्य स्टूडेंट मूवमेंट। तो ये आपको एक ग्रास रूट लेवल पे तो एक क्रेडिबिलिटी होना चाहिए ना, कि आप लोगों के साथ आपने काम किया है। तो बीजेपी का वो जो लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दिख नहीं क्या रहा। बीजेपी के पास ऐसा कोई अभी नेता नहीं है जो राज्य की कमान संभाल सके? मुझे तो बीजेपी को खुद नहीं दिखता है। जो सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं वो शुभेंदु अधिकारी माने जाते हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्याल? ये शुभेंदु अधिकारी क्लेम टू फेम इज व्हाट? That is the question. What is his claim to fame? आप शुभेंदु को कैसे जानते हैं?
जो चर्चा में है अभी, मीडिया में है बहुत सारी। हाँ, लेकिन वो मीडिया में आए कैसे? जो उसने पक्ष प्रवेश किया। उसने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया। जी जी बिल्कुल। दैट इज द ओनली क्लेम टू फेम ही हैज। और क्या किया? अगर 77 था बीजेपी की संख्या इन द असेंबली, ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो 65 कैसे पहुंच गया? लीडरशिप का मानी यही होता है कि आप अपने आप खुद बढ़ते हैं और लोग साथ संगठन में पक्ष को भी बढ़ाते हैं। जी। अपना पक्ष को भी आप बढ़ाते हो। तो इसका क्लेम टू फेम सिर्फ एक है, नंदीग्राम ने उसने ममता को हराया। हाँ हाँ बिल्कुल। बस। तो उसके अलावा उनका कोई प्रभाव नहीं है पूरे राज्य में। नहीं, प्रभाव तो है कि वही प्रभाव है कि उसने ममता को हराया। अच्छा। और बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत अग्रेसिव है, तो यही उसका है। जी। अभी यानी कि वो काम की तरफ से पार्टी को वो कैसे बढ़ाया। अभी हम देखते हैं टीएमसी का संगठन काफी मजबूत है, सत्ता में भी है, लेकिन अगर हम विपक्ष की पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, संगठन अभी अगर इन 3-4 जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है, किसने अभी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा काम किया है, और अगर कौन सी पार्टी ऐसे है जिनको करने का बहुत सारा मौका था लेकिन उन्होंने 5 साल में ज्यादा कुछ किया? मुझे लगता है कि 2021 के बाद से तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम बहुत कॉन्शियस थे कि अगली बार बीजेपी बहुत बड़ी एक चैलेंज बन के आएगी, और उसके लिए उन्होंने सब लोगों ने अपना पूरा ताकत लगा के काम किया, सिस्टमैटिकली काम किया है। कांग्रेस और सीपीएम और तृणमूल ने बहुत सिस्टमैटिकली काम किया है। कांग्रेस में तो सिस्टम का कमजोरी है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की है। और बीजेपी खुद, क्योंकि बीजेपी के पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल जो उसका वीकनेस है, उसको उन्होंने बहुत कोशिश किया है उसको कवर करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात जो इस चुनाव में उभर कर सामने आई है कि जिस प्रकार से इलेक्शन पार्टियां लड़ती है, लेकिन बंगाल में ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी इलेक्शन कमीशन भी नजर आ रही है। ऐसी चर्चा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन बन गया है। हाँ, आपको क्या लगता है? चर्चा नहीं है जी, ये लोग विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इक्वल्स बीजेपी, यही लोग समझते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बाद जब करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को वो समझ देते हैं कि बीजेपी का एक अंश है। अच्छा। क्यों? क्योंकि 3 पार्टी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम वो लगातार इलेक्शन कमीशन के विरोध उन्होंने किया है, लगातार। और एक पार्टी है जिसने समर्थन किया है, वो है बीजेपी। तो इसलिए यहाँ पे के यहाँ का जो परसेप्शन है वो इस तरह से बन चुका है कि इलेक्शन कमीशन इज बीजेपी और बाकी लोग विरोध है। जी। तो यही, दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन इज, और भी कारण है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम क्यों देखते हैं एज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये कारण है। जी। अभी हम यहाँ पर देखते और राज्यों में जिस प्रकार से चित्र है उस प्रकार से जातीय समीकरण यहाँ के कैसे है, जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है अभी, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हो? चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो। यहाँ पे जातिवाद कम है, कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, बाकी कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता नहीं है। ऐसा है कि सर्टेन कॉन्सेंट्रेशंस में वो शायद कास्ट, जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, उनमें से एक वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप देखें ममताज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, एक तो ममता ने करीब 70 लोगों को, पुराने लोगों को
उन्होंने निकाल दिया और नए नए लोगों लोगों को चांस दिया, को चांस संधि दी। दिया। दूसरा है कि महिला की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम्म, तीसरा अल्पसंख्यक, चौथा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनका कोटा से ज़्यादा उनको सीट्स मिले हैं। यानी कि ये जो कम्युनिटी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वुमेन वोटर्स, वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो ममता ने सबसे ज़्यादा किया। अच्छा। सीपीएम अपने हिसाब से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम इलाके, माइनॉरिटी और जनरल, लेकिन वहाँ भी तो कास्ट नहीं चलता है, कांग्रेस में भी नहीं चलता है। जी। अभी कौन से मुद्दे और बीजेपी भी नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ के कल्चर में नहीं चलता है। जी। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर कौन से मुद्दे लेकर लोग जा रहे हैं, जबकि विकास की बात होना लोगों को अपेक्षित है लेकिन हो नहीं रहा है? विकास की बात को लोग, बीजेपी तो बिल्कुल ही सामने नहीं, बात ही नहीं करता, बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष के हैं। तृणमूल अपनी बात बोलती है, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा चेहरा है। लोगों, बीजेपी सिर्फ करप्शन और दादागिरी, यानी कि बाहुबली, तृणमूल के जितने गुंडागर्दी नहीं, बाहुबली, यानी कि प्रभाव, जो प्रभाव विस्तार करके अपना काम निकाल लेते हैं, पैसा खा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये बाहुबली। इससे सच एक तो है कि बहुत लोग नाराज हैं और तंग भी आ गए हैं, और दूसरा है विकास के बारे में जो एक जमाने में मोदी जी कहते थे रेवड़ी, वो मोदी जी खुद उसको सब आजकल वो महाराष्ट्र से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके सब रेवड़ी बांट रहे हैं जी। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने रेवड़ी की बात कल ही बता दिया कि लक्ष्मी भंडार में वो जितना ममता रही है उसका दुगना देंगे। तो रेवड़ी तो सभी बांट रहे हैं, लेकिन ये जो रेवड़ी का जो कल्चर नहीं, एक नीति है, और वो मैं समझती हूँ, क्योंकि वो अर्थशास्त्र में एक नीति है, इसका एक थ्योरी है कि अगर आप लोगों पे इन्वेस्ट करें तो उसका जो रिटर्न्स आता है वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा आता है। अच्छा। इन 15 years। ओके। 15 years आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप 15 years आप इन्वेस्ट, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी। तो उससे जो रिटर्न्स आता है वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा आता है। अच्छा। वो थ्योरी में मैं विश्वास भी करती हूँ, लेकिन मेरे बायस के अलावा there is very high satisfaction, very high satisfaction with the welfare schemes। डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ये बाहुबली कल्चर से है। अच्छा। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, क्या उन लोगों तक पहुंची है और अच्छे से पहुंची है? हाँ, आज ही मैं चेक कर रही थी कि ये दीदी ने, ममता दीदी ने वो लक्ष्मी भंडार का जो पैसा है वो बढ़ा दिया है। तो मैं आज ही चेक कर रही थी कि लोगों को पैसा वैसा मिला है या नहीं। हाँ, सबके बैंक अकाउंट में 1500 रुपए आ गए हैं जी। अभी ममता बनर्जी है जो उनकी जो छवि है एक आयरन लेडी के तौर पर उभर कर आई है पिछले कुछ सालों से। देश में हम कई पार्टियों को देख रहे हैं, कई नेतागणों को देख रहे हैं जो बीजेपी के सामने सरेंडर हो रहे हैं। अभी अलग अलग जो एजेंसीज है उनके दबाव की वजह से हो सकता है, कुछ भी और वजह है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर्वाइवल की बात है, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है। तो ये उन्होंने, देखिए, वो 2011 में वो सेंटर में मंत्री थे, उन्होंने कभी स्टेट में पॉलिटिक्स किया ही नहीं था। वो खुद कैंडिडेट नहीं थी 2011 की इलेक्शन में, वो तो बाद में बाईपोल से आई हैं।
तो उन्होंने अपना एंटायर नेशनल पॉलिटिकल करियर छोड़ के वो स्टेट में स्टेट आ में गए। आ गए। स्टेट में तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा है। और ये भी समझना है कि 2016 के बाद बीजेपी जिस तरह से वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने के लिए हर कोशिश कर हर रहे हैं। कोशिश किया है, पैसा, साम दाम दंड भेद सब साम दाम नीतियां सब नीतियां नीतियां अपनाए। अपनाया है। तो ये तो उसकी प्रेस्टीज फाइट है। प्रेस्टीज फाइट तो प्रेस्टीज फाइट ही होता है। जी, शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया. तर या होत्या मुखर्जी मॅडम. त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं सध्या बंगालमध्ये कशा पद्धतीने इलेक्शन सुरू आहे त्याच्याबद्दल सांगितलं. आपण हे कव्हरेज असंच करत राहणार आहोत. धन्यवाद.